हेलो गाइस, स्टार्ट लेते हैं। मैं जैसे कि आपका आज का टॉपिक है और आज से शुरुआत हो रही है। अकाउंटेंसी की शुरुआत यहाँ से होती है, बुक कीपिंग यहाँ से शुरू होती है। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको परिचय फिर की कराता हूँ। दो शब्द यहाँ प्रचलित है। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की जो जर्नी है, जो स्टार्ट टू एंड पॉइंट अगर होता है, एक बार फिर से किसी गौर कीजिएगा, ये स्टार्ट होता है जर्नल से। स्टार्ट हुआ, अगले स्टेप में लेजर, अगले स्टेप में ट्रायल बैलेंस। ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, इसका कारण है। एंड देन फाइनल अकाउंट्स, जर्नी एंड, जर्नी खत्म। अब इसके बाद ढेर सारी चीजें आएंगी, एडिशन, बहुत सारी चीजें आएंगी, बट मेन जो अपना होता है अकाउंटिंग की शुरुआत और एंड कहाँ से होती है? जर्नल से स्टार्ट होती है, लेजर पे पहुंचती है, ट्रायल बैलेंस पे पहुंचती है और फिर फाइनल अकाउंट्स पे पहुंचती है। यहाँ पे बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी। जर्नल 8 प्रकार की होती है। सहायक पुस्तकें कहते हैं हम जिसको, सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। देखेंगे अपन, सबके बारे में देखेंगे। जर्नल एंट्रीज करते समय नॉर्मल एंट्रीज होती है, मिक्स एंट्रीज होती है, ट्रांसफर एंट्रीज होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब समय आएगा उसके साथ में अपन देखेंगे। हमको जिस दिन मेरे को ऐसा लगेगा कि आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, तभी मैं आपको साथ में शेयर करूँगा। एडवांस में नहीं दूंगा, चाहे तो मैं अभी बता देता हूँ क्या एंट्री होती है करके, कोई मतलब नहीं है आपको। मैं जो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, आप देखेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट्स। जैसे ही हमने फाइनल अकाउंट्स बताए, अकाउंट बंद करके रख देते हैं। हो गया। हम स्टार्ट करते हैं आज से जनरल। हमारा टॉपिक है जनरल। जर्नल फ्रेंच शब्द जोर से बना है, JOUR, जोर से इसकी स्टार्टिंग होती है। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत विस्तृत है इसका, सारी चीज़ें तो मैं एक एक लिखाऊंगा नहीं। कोशिश कीजिए कि आप पढ़िए और जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, आप वो वर्ड का मीनिंग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकायदा मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, कि जो चैप्टर चल रहा है या जो टॉपिक हो चुका है, आप सिर्फ उससे पूछिए। पता चलेगा कि आने वाला जो टॉपिक है उसके बारे में बाद में आपको बता दूं तो ज़बरदस्ती कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। दो पार्ट कर दिए मैंने इसका, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्क है भाई, दोनों में फर्क है। बुक कीपिंग एक अलग प्रोसेस है और अकाउंटेंसी एक अलग प्रोसेस है, लेकिन डिपेंड एक दूसरे पे है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ये बोल सकते कि वो बिल्कुल भी विजाती है, बिल्कुल नहीं, वो पार्ट है उसका हिस्सा है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है जर्नल में एंट्री करना और इस एंट्री की लेजर में पोस्टिंग करना। क्या बोला मैंने आपको? बुक कीपिंग मीन्स जर्नल में एंट्री, बुक कीपिंग की मीनिंग जर्नल में एंट्री और लेजर में पोस्टिंग करना। ये काम आप साल भर करते हैं। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन आपका घटित हुआ, माल आपने परचेज किया, माल आपने सेल किया, किसी को पेमेंट दिया, किसी से पेमेंट मिला, किसी से डिस्काउंट मिला, किसी को डिस्काउंट दिया, आप जनरल में एंट्री करते हैं और उठा के उससे संबंधित लेजर में तुरंत डाल देते हैं। पुरानी एक पद्धति चला करती थी बैंक में, जब मैनुअल चला करते थे, तो उस समय आपने देखा होगा कि जब आप कोई पैसा डिपॉजिट करने के लिए जाते थे तो क्या होता था, एक रजिस्टर में वो एंट्री कर लिया करते थे, आपके अकाउंट नंबर, आपका नाम और अमाउंट। 3 बजे तक यही प्रक्रिया चलती थी। उसके बाद में वो उठा के वो लेज़र उठा के लेते कराते थे। भाई किसका खाता है? संगीत का खाता है, संगीत का अकाउंट उन्होंने देखा कि हाँ इस नंबर पे है, संगीत के अकाउंट में ले जाके उसकी पोस्टिंग कर दी। रामलाल का है, रामलाल के अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कर दी। तो ये प्रक्रिया चला करती थी। तो ये भी प्रक्रिया हम भी करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में भी ये प्रक्रिया चलती है। क्या? जर्नल और लेजर, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर।
यही प्रक्रिया चलती है। साल भर के बाद में हमको याद आता है कि यार पूरा साल हमारा खत्म हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कुछ इसके बारे में मालूमात तो करें। ये कहाँ से मालूम करेंगे? अनुमान थोड़ी लगाएंगे कि यार इतना प्रॉफिट हो गया और इतना लॉस हो गया करके। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भैया दे दो, इतना इनकम टैक्स दे दो, कहाँ से लाओगे? प्रॉपर बुक्स अगर आपने रखी है, प्रॉपर अकाउंटिंग अगर आपने की हुई है, तो सारे अकाउंट का जो समराइज आप उसको करना चाहेंगे। समराइज करने के बाद में बोलेंगे भैया हमारा इतना नेट प्रॉफिट हुआ है, इतना हमारे ऊपर टैक्स बनता है, ये नेट प्रॉफिट मालिक को मिलने वाला है। ये नेट प्रॉफिट हमारा जानने के लिए हमको जो करना पड़ता प्रोसेस वो कहलाती है अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, जनरल लेजर बुक कीपिंग, और फाइनल अकाउंट यानी अकाउंटेंसी, जिसमें हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स, राइट। और फाइनल अकाउंट में जनरली 3 चीजें शामिल होती है। फर्स्ट नंबर ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड नंबर पे शामिल होता है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरे नंबर पे होता है बैलेंस शीट। इजी। बुक कीपिंग में जनरल लेजर ये प्रोसेस चलते रहेगी आपकी, साल भर चलेगी, ये पर्टिकुलर पीरियड में चलेगी। जनरल लेजर करेंगे। जैसे ही आप अकाउंटेंसी के लिए आते हैं, जबकि आपका पूरा निचोड़ है, पूरे अकाउंटेंसी का निचोड़ निकालना चाहते हैं कि यार क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितने का हमारा खर्चा हुआ, कितने हमारी इनकम हुई, कितना हमने रिसीव किया, कितना पेमेंट किया, ये सब चीज़ का यदि आप देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि आज बिजनेस किस स्थिति में पहुंचा हुआ है, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, ये जानने के लिए आप बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट को आप अकाउंट नहीं कह सकते हैं, ये जस्ट लाइक एक विवरण होता है। इसी बीच में आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। कल मैंने आपको बताया था कि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यापारिक व्यवहार के यानी ट्रेड ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, जिसमें से पहले इफेक्ट को डेबिट किया जाता है और दूसरे इफेक्ट को क्रेडिट किया जाता है। 2 इफेक्ट होते हैं। दूसरी बात कि जितना डेबिट में आएगा उतना ही क्रेडिट में आएगा, और यदि नहीं आ रहा है किसी कारण से तो ये गलत है, हर हालत में गलत है। ये कभी नहीं हो सकता कि किसी अकाउंट में 2000 रुपये डेबिट में पड़े हैं और 1900 रुपये क्रेडिट में पड़े हैं। अगर जर्नल एंट्री आप ये कर रहे हैं या किसी अकाउंट में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं से गलत है। अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। यानी जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, इसके दिमाग में बैठा के रख लीजिए, इससे बाहर कहीं नहीं जाता वो। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में हमने ये सारी चीज़ें देखी। बैलेंस शीट, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, तो जर्नल में भी ऐसे यही नियम लागू होगा, लेजर में भी यही नियम लागू होगा दोनों में। जनरल लेजर वही तो होगा ना भाई। अगर रामलाल से 100 रुपये मिले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल करेंगे, कैश भी 100 से डेबिट होगा, रामलाल भी 100 रुपये से क्रेडिट होगा, यानी दोनों में गया। तो अगर पूरे अकाउंट्स का हम निचोड़ निकालते हैं, जब बैलेंसेस निकालते हैं, तो इसके लिए हम एक बीच में जनरल लेजर के बीच में और फाइनल अकाउंट के पहले एक विवरण तैयार करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या बोला मैंने? ट्रायल बैलेंस। हिंदी में इसको तलपट बोला जाता है। ये यस, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक जो पहली बात तो ये बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, ना ही ये अकाउंटेंसी का पार्ट है। ये सिर्फ एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है, सिर्फ चेक करने के लिए बनाया जाता है कि आपने जो एंट्रीज की है वो सही है या नहीं है। यानी एक बनाया जाता है डेबिट का टोटल, एक बनाया जाता है क्रेडिट का टोटल। जब दोनों बराबर हो जाती है, चलो यार बोले अब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। यानी ये मान के चला जाता है कि ट्रायल बैलेंस अगर सही, मान के चला जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस सही है तो फाइनल अकाउंट्स आप बना सकते हैं। ये मान के चला जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हो सकता कोई आपने ऐसा एरर कर दिया हो कि रामलाल को डेबिट करने की जगह श्यामलाल को आपने डेबिट किया, तो एरर शो नहीं होगा। रेक्टिफिकेशन आप एरर्स भी आपके चैप्टर में हैं जो आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं बुक कीपिंग। उसके अकाउंटेंसी तरफ हम बाद में चलेंगे, बुक कीपिंग तो हमारा लंबे समय तक चल रहा है अभी, राइट?
बुक कीपिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था, बुक कीपिंग में आपको जैसे मैंने बताया था कि जनरली दो प्रक्रिया चलती है बुक कीपिंग। क्या क्या बताई थी मैंने आपको? जर्नल एंड लेजर, ये दो चीजें चलती है, जनरल लेजर, ये हमेशा चलती है। आज हमारा टॉपिक है जर्नल, जो कि बेस होता है, स्टार्ट होता है यहां से उसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। मेरे ख्याल से एसी चालू नहीं है ना, गर्मी लग रही है। ओके, थोड़ा सा कहाँ, ओके मोनू से बोलना है थोड़ा सा संगीत, है ना। यहाँ पे देखना, जर्नल लेजर चलाते हैं। आज मैं आपको जर्नल कराने वाला हूँ। जर्नल, इसके पहले मैं आपको फिर से एक बार परिचय बता दूं। जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंट्री हमारे पास आने वाली है, ये है आपका, जैसे 2-3 दिन से मैं ये रटा रहा हूँ, ये है आपका बिजनेस। आप इस बिजनेस में बैठे हुए हैं, या तो एसी या ऑफ फैन, एसी ऑन है, ओके यहाँ से है, ओके बिजनेस में आप बैठे हुए हैं। आज ही मेरे को इतना सा 15 दिन पढ़ाने के बाद, 20 दिन पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन आया था, बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन था। क्या होता है कि जब हम एंट्रीज करने के लिए बैठते हैं तो लोग क्या होते हैं, उछल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अरे भाई, किसी ने मेरे को कैश अगर दिया है तो मेरे पास कैश आया तो किसी के पास से गया भी होगा ना, तो जिसके पास गया उसके तरफ क्यों जा रहे हो? तुम तो मेरे यहाँ एंट्री कर रहे हो ना। मैंने फर्नीचर खरीदा, अगर मैंने खरीदा तो सामने वाले ने बेचा, मैंने किसी को पेमेंट किया तो सामने वाले ने रिसीव किया, तो आप सामने वाले तरफ क्यों जा रहे हैं? आप अपनी जगह पे रहिए ना। हम यहीं से सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमको अपना ये दायरा छोड़ के नहीं जाना है, हमको ये देखना है कि वस्तु आ रही है, वस्तु जा रही है, हमको देने वाला कौन है, हमसे पाने वाला कौन है, हु इज़ रिसीवर एंड हु इज़ गिवर। इस दायरे में आप रहिए ना, आप यहाँ मत छोड़िए। आप क्या हुआ, जो चीज़ आई, जो चीज़ गई, जिसने दिया, हमने जिसको दिया, हमको लॉस हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ, खत्म। अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। 3 टाइप ऑफ अकाउंट, 3 टाइप। फर्स्ट नंबर का आपको मैंने क्या बताया था, आप इसको ये ऐसा ना करें, नॉमिनल, सॉरी। फर्स्ट अकाउंट कौन सा था बताया था मैंने? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स करने के लिए जब हम एंट्रीज करने के लिए जाते हैं तो हमारा सबसे पहला अकाउंट जो आता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। कल भी मैंने आपसे बताया था, कोई लिविंग थिंग यानी जीवित मनुष्य से हो, व्यक्तियों की संस्था हो, कोई कंपनी हो, स्कूल हो, यानी ऐसा ही चीज़ जो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि ट्रांजेक्शन कर सके। ट्रांजेक्शन कर सके मतलब हमको दे सके या हमसे ले सके, या हमको दे रहा है या हमसे ले रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये सक्षम है करने में, तो वो कहलाएगा पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम चलते हैं, हमने देखा था रियल अकाउंट्स। सेकंड नंबर पे क्या देखा हमने? रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, इमूवेबल भी होती है, यानी चीजें होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए। जस्ट सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास में कैश है, दूसरा उदाहरण हमारे पास माल है, तीसरा उदाहरण हमारे पास फर्नीचर है, चौथा उदाहरण हमारे पास बिल्डिंग है, कारें हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या कहलाती है? रियल अकाउंट्स। पहली पर्सनल, जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करे, रियल यानी जो वस्तुओं को रिप्रेजेंट करे, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है कि जो पर्सनल नहीं है, जो रियल नहीं है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में पर्सन्स होते हैं, रियल में चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं, लेकिन नॉमिनल में छोटे छोटे एक्सपेंस, छोटे छोटे लॉस, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटी छोटी सी गेन, जितना भी आपने किया हुआ है,
उसको हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी थोड़ी देर बाद हम समझ जाएंगे। मैंने आपसे बोला था कि आप बिजनेस में बैठे हुए हैं, आपकी पोस्ट एक अकाउंटेंट की है। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम करना चाहते हैं तो अपने आप को हमेशा बिजनेस मानना, बिजनेसमैन मत मानना कि जिस दिन आपने बिजनेसमैन खुद को मान लिया, आपने अकाउंटिंग को धो दिया, खत्म कर दिया आपने अपने हाथ से। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने आप को बिजनेसमैन मान लेते हैं। आप बिजनेसमैन मत मानिए, आप थोड़ा सा प्रोफेशनल बनिए कि आप अकाउंटेंट है भाई, आपको हिसाब किताब बिजनेस का देखना है। बिजनेसमैन ने आपको अपॉइंट किया, ठीक है, आपकी जवाबदेही कि आप उसको जवाब देंगे, लेकिन प्लीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको बिजनेस के फेवर में सारी बातें करनी है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कोई किसी ने पैसा दिया, मतलब किसको पैसा दिया? बिजनेस को दिया। बिजनेस किसी को पेमेंट किया, यानी बिजनेस ने पेमेंट किया। अगर आप ये सोचने लगे कि व्यापारी ने पेमेंट किया, ये गलत है। अकाउंटेंसी की ये लिमिटेशंस है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके बाद हम एंट्री करने के लिए चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और अपने सर्किल को क्रॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बिजनेसमैन बाहर बैठा है, बिजनेसमैन अगर बाहर बैठा हुआ है, यानी हमारे लिए वो थर्ड पर्सन है। माना कि मालिक वही है, सब कुछ उसी का है, लेकिन हमको यहाँ पे उसको थर्ड पर्सन मान के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा लगाएगा तो भी उसकी एंट्री करेंगे, और यदि वो पैसा पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है तब भी हम उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि हमको हिसाब किताब रखना है। ऐसे नहीं चलेगा कि यार पैसा लगा दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पैसा निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। इसी में तो गड़बड़ होती है। गड़बड़ कहाँ से शुरुआत होती है? यहीं से होती है। अगर आपने अकाउंटिंग नहीं की तो हिसाब कैसे मिलाओगे? यार 10 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और अचानक पता चलता है कि 2 महीने बाद 2 लाख रुपए निकाल लिया। अब पता बिल्कुल निकाल सकता है, निकालने से मना ही नहीं है, लेकिन उसको रिकॉर्ड तो करें आप, उसको लिखे तो सही कि 10 लाख आया, 2 लाख रुपए आपने ले गए, अब आपका कितना बचा है? 8 लाख रुपए। तो इसकी जब आप एंट्रीज करते हुए चलते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हुए चलते, तो आपका अकाउंट बाकायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप बिजनेसमैन को नहीं दें या उस खर्चे को अलाउ ना करें, ऐसा आप कर ही नहीं सकते हैं। मैं भी अक्सर छोटे छोटे उदाहरण में आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए आप अकाउंटेंट हैं, बिजनेस में बैठे हुए हैं, अचानक बिजनेसमैन का बेटा आता है कि अंकल मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, मेरे को फीस देनी है। आप उठा के दे देते 5,000 रुपये उसको। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है भाई, ये बिजनेसमैन का एक्सपेंस है। उसके अकाउंट में डालो कि 5,000 रुपये लेके गया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसके लिए देखेंगे, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण सामने आएंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अपने दायरे में बैठे रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा। यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिएगा, सारी चीजें निकल के आपके सामने आ जाएगी। फर्स्ट रूल, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी हिंदी में अगर बोला जाए तो पाने वाले को डेबिट करो। संभल के कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत एंट्रीज होती है। जब आप इसके साथ फ्लो बनाते हैं बहुत अच्छा लगेगा। डेबिट द रिसीवर, मेरी वॉइस जा रही होगी, अगर आपको बोर्ड पे नहीं दिख पा रहा है तब भी आप सुन लीजिए कि डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या हुआ? हमसे पाने वाला। प्लीज भाई, पाने वाले तो हम भी होंगे, नहीं, इसका मीनिंग होता हमसे, यानी इस बिजनेस से पाने वाला, इस बिजनेस से पाने वाला जो हमसे रिसीव कर रहा है, चाहे वो कैश रिसीव कर रहा है, चाहे गुड्स रिसीव कर रहा है, चाहे फर्नीचर रिसीव कर रहा है, कुछ भी चीज अगर हमसे रिसीव कर रहा है तो उसको आप डेबिट करेंगे। क्या लिखा मैंने? डेबिट द रिसीवर। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाले को मतलब बिजनेस में देने वाले को, जो बिजनेस को, हमारे बिजनेस को देगा। मान लीजिए हमने बैंक से पैसा निकाला, देने वाला कौन हो गया? बैंक। राहुल से हमको कोई पेमेंट मिला, यहां पे देने वाला कौन हो गया? राहुल हो गया। तो पर्सनल अकाउंट का पहला रूल होता है कि पाने वाले को डेबिट करो, यानी हमसे पाने वाले को डेबिट करो, और जो हमको दे उसको क्रेडिट करो। क्लियर? पर्सनल अकाउंट का रूल फर्स्ट। क्लियर है? ये प्रैक्टिकल के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इसी बिजनेस में अगला चलते हैं, रियल अकाउंट्स।
रियल अकाउंट का रूल होता है कि जो भी रियल का मतलब जो वस्तुओं को रिप्रेजेंट करने वाला, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। व्हाट कम्स इन डेबिटेड। जो व्यापार में आए तो आएगी, अपने चल के थोड़ी आएगी यार। आपने परचेस किया तो आई, आपने गुड्स परचेस किया तो गुड्स आया, आपने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर आया, आपने कार परचेस की तो कार आई, आपने बिल्डिंग परचेस किया तो बिल्डिंग आपके पोजीशन में आई, राइट। क्या एंट्री क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो वस्तु, टिपिकल हिंदी में 11th का बच्चा पहली बार बैठा है क्लास में, ध्यान से सुन रहा है, जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो। जो व्यापार में आए, व्यापार के पोजीशन में आए, व्यापार के स्वामित्व में आए, जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। तो व्यापार से तो पैर से चल के जाएगी नहीं भाई, बेचेंगे तो गई, मान लीजिए माल बेच दिया तो गई, फर्नीचर बेच दिया तो फर्नीचर गया, किसी को कैश पेमेंट किया तो गया। इतना ही रूल है, इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते भी नहीं है। तो जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट कर रहे हैं, और जो जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। इसको रट्टा मारना है, इसको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये तो हो गया व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट, जो कि पर्सन्स को रिप्रेजेंट किया। रियल अकाउंट जो कि थिंग्स को रिप्रेजेंट किया। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स, जो व्यक्ति नहीं है, जो वस्तु नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है। वो तीसरी चीज़ होती है छोटी छोटी एक्सपेंसेस, छोटी छोटी इनकम। बिजनेस को रन करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। आपको सैलरी देनी पड़ती है, आपको इंश्योरेंस देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा इसका रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉस। किसी प्रकार का एक्सपेंस हो रहा है या किसी प्रकार का लॉस अगर आपको हो रहा है, वो डिफाइन आपको करना पड़ेगा एंट्री के माध्यम से, और आपको समझना पड़ेगा कि वाकई यार लॉस हो रहा है। किसी प्रकार का लॉस अगर आपको हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है, दोनों में अंतर होता है। लॉस जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, और एक्सपेंस मतलब जो कि कंपलसरी यार बिजनेस को रन करने के लिए देना पड़ेगा, जैसे मजदूरी का भुगतान, वेतन का भुगतान, किराए का भुगतान, ये सारे के सारे का पार्ट होता है एक्सपेंस का। लॉस का माल का जल जाना, माल का खराब हो जाना, माल का नष्ट हो जाना किसी कारण से, तो वो क्या कहलाता है? आया? क्लियर है ये? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का अगर एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे। बहुत पेशेंस से देखिए, मैं धीरे से लेके चल रहा हूँ आपको, जल्दबाजी नहीं करूँगा। कई लोग ऐसे हैं वाकई बहुत लंबे समय से अकाउंट से दूर हैं, कई लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल नए नए हैं, उनको पूरा समझता है, उनको ये लग रहा होगा कि इतनी सड़ी सी चीज़ क्या बता रहे हैं सर। भैया मैं डायरेक्ट कूद के नहीं पहुँचूंगा कि 4 ऑप्शन ये है आपके और चौथे का आंसर ये है, प्लीज़ मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि जो यहाँ से आप सीखें, इस मंच से जो सीखें, इस संस्था के माध्यम से, दिव्य IAS के माध्यम से जो भी आप सीखें, तो उसको आपको लाइफ लॉन्ग काम आए। ऐसा नहीं हो सके कि 3 साल के बाद हमको सोचना पड़े कि एंट्री क्या थी यार, प्लीज़ ऐसा नहीं करें आप लोग। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? मैंने क्या लिखा? डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेज। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट द प्रॉफिट और गेन्स। या कोई चीज़ आपने गेन की है या कोई किसी प्रकार का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। अब प्रॉफिट का मीनिंग क्या होगा यार? किसी को 2000 देना था, 1800 रुपये दे के सेटल कर दिए, 200 रुपये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, किसी को 2000 रुपये देना था, 1800 रुपये का पेमेंट दिए, 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यानी हमारी बुक्स में लिखा था 2000 देना भैया सामने वाले को, हमने बोला भैया हम 1800 देंगे, फुल सेटलमेंट कर रहे, बोले ठीक है भैया 1800 ही दो यार, दे दिया उनने, हो गया, 200 रुपये का हमको फ़ायदा हो गया। किसी के पास गए, भैया कमीशन लगेगा यार तुमको, फलानी चीज़ का कमीशन लगेगा, बोले ठीक है भैया कमीशन लेके जाओ, कमीशन मिल गया, प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट कर दिया हमने उसको। ठीक है, प्रॉफिट या किसी प्रकार का गेन अगर आपको होता है आप उसको क्रेडिट कीजिए। सामान्य जीवन की बोल चाल की भाषा में जनरली हमको जो रिसीव हो जाता है हम उसी को प्रॉफिट मान लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉफिट की एक डेफिनेशन होती है।
कि जो गेन आपको हो रहा है, जो आपको रिसीव हो रहा है, उसमें से आप उसके एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा अंतर वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, जो एक्सपेंस हमको या जो हमको पेमेंट करना था उससे हमने कम पेमेंट किया, तो जो अंतर की राशि आएगी वो प्रॉफिट है। पता चलेगा कि जो हमको मिलना था और उससे कम मिला, ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा। इतना तो हम कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मत फंसिए उसके जंजाल में, सीधे सीधे चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। बुक्स में जितनी वर्डिंग है मैं पूरी वर्डिंग का मीनिंग आपको समझाऊंगा। ठीक है, हम चल रहे थे, मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट की थी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से। बुक कीपिंग का पार्ट मैंने आपको बताया था जनरल और लेजर, अकाउंटेंसी का पार्ट बताया था फाइनल अकाउंट्स, इसके बीच की कड़ी मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस या तलपट बताया था। ये चलने वाली प्रक्रिया है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। जैसे ही आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, आपको पता है एक अगली स्टेप भी होती है। जैसे ही आपने फाइनल अकाउंट्स बनाया, कंफर्म किया, टैक्स वैक्स पेड किया, चले आते ग्वालियर वाले ऑडिट। अच्छा, आपको भी क्लियर है, आप भी डिपार्टमेंट वाली हैं। कौन आ जाते हैं? ऑडिटर्स चले आते हैं। अकाउंट आपने तो कर दिया भैया, बहुत अच्छी बात है, फाइनल अकाउंट भी बना दिया, चलिए ऑडिट कराइए, सही किया कि नहीं आपने करके। ये आपका पार्ट है, आपके सिलेबस में है भाई, इसको पढ़ना है, बहुत मज़ेदार होगा, अच्छा लगेगा आप पढ़ेंगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, हमसे रिसीव करने वाले को डेबिट करें, क्रेडिट द गिवर, जिसने हमको दिया आप उसको क्रेडिट करें। ये एंट्रीज में खुद अपने आप आ जाता है। रियल अकाउंट में नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रही है उसको डेबिट करो, जो जाएगा उसको क्रेडिट करो। उसी प्रकार लॉसेस को डेबिट करना है, प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। बस इतनी सी बात है, कोई खास बात नहीं है। जनरल का एक फॉर्मेट होता है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। फॉर्मेट, नरेशन, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है हमको, और हमको यहाँ पे क्लासीफाइड करते हुए भी चलना है, राइट। चलिए हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। इसका एक फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये क्वेश्चन इससे भी पूछा जा चुका है कि जनरल में कितने कॉलम्स होते हैं। अब आपको लगेगा इतना इतना छोटा सा क्वेश्चन कैसे कर सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन जब वो डिज़ाइन करेंगे ना आपके 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन, तो उसमें से 15-20 क्वेश्चन तो आपको ऐसे लगेंगे ये पूछ कैसे लिया यार, आप ऐसे ऐसे टिक मार्क कर देंगे। कंपटीशन यहाँ थोड़ी है 15 क्वेश्चन में, और हमको बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि 15 तो सही, शानदार किया यार, बीच बीच में क्वेश्चन डाल दिया, उसको टिक मार्क कर दिया आपने या काला कर दिया आपने गोला, आपको लगता है कि सही कर लिया हमने। ऐसा हकीकत नहीं है। बाकी के 85 नंबर का क्या होगा? 85 क्वेश्चन कहाँ गए? आया तो हमारा कंपटीशन 60-70 तक तो है ही नहीं जब तक आप इसको प्लस नहीं करेंगे। चलिए छोड़िए, वो बात की बात है। ये होता है जनरल। यहाँ पे सब जो हेडिंग लिखी जाती है, देखिए किसी पर्टिकुलर व्यापारी के यहाँ पे ही करेंगे आप, पर्टिकुलर कंपनी में करेंगे, या पार्टनरशिप कंसर्न में ही करेंगे पर्टिकुलर, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डैश 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 डैश। डैश डैश का मतलब इन द बुक ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स या बुक्स ऑफ XYZ। किसकी बुक में कर रहे हैं आप? XYZ की बुक में कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो आप यहां लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। क्या कर रहे हैं भाई? जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ XYZ। तो वो व्यक्ति हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो कंपनी हो सकती है। क्या कर रहे हैं आप? जर्नल एंट्रीज। पहले वाला कॉलम का नाम होता है डेट, पहले वाला कॉलम का नाम डेट। सेकंड कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, अगर वर्ड्स समझ में नहीं आने हो तो आप लिख लीजिए पर्टिकुलर। तीसरा होता है रेफरेंस नंबर, जिसको बोला जाता है लेजर फोलियो नंबर, शॉर्ट में इसको लिखते हैं LFN, और हिंदी में बोला जाता है इसको खाता पृष्ठ क्रमांक। यानी ये कॉलम हमको बताता है कि इस जर्नल की पोस्टिंग कहाँ पे हुई है,
ये आपको इंडिकेट करता है कि 3 नंबर के रजिस्टर में हुई है, 5 नंबर के रजिस्टर में हुई है या 7 नंबर के खाते में हुई है, तो आपको रेफरेंस देता है। इसका जनरली प्रैक्टिकल कोई यूज़ अभी नहीं होता आपके लिए, लेकिन ये समझिएगा आप। अगला आता है, पहला कॉलम ये होता है डेबिट अमाउंट। पहला कॉलम डेबिट अमाउंट और दूसरा कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट। फिर से कि डेट पहला कॉलम छोटा सा रहेगा जिसमें डेट आ जाए। सेकंड नंबर पर्टिकुलर विवरण, क्या चीज डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया, उसका नरेशन क्या हुआ। थर्ड नंबर LFN लेजर फोलियो नंबर। अगला नंबर डेबिट अमाउंट, इसके बाद अगला नंबर क्रेडिट अमाउंट। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, जनरल एंट्रीज जो चलती है वो सीरियली चलती है। सीरियली चलती है का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 2023 जुलाई की बात है, 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हुआ, अगला ट्रांजैक्शन 2 जनवरी को हुआ, अगला ट्रांजैक्शन 3 जनवरी को हुआ, फिर 7 को हुआ, फिर 13 तारीख को हुआ, फिर 17 तारीख को हुआ, फिर 18 तारीख को हुआ। अगर ये ट्रांजैक्शन ऐसे चल रहे हैं तो इनकी एंट्री आपको सीरियली करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन भी आया है, कैसी होती है? सीरियली, यानी पहले 1 तारीख वाली आप एंट्री कर दीजिए, ठीक है, उससे निपटिए, 2 तारीख वाली कर दीजिए, इसके बाद 3 वाली, यानी जो डेट बाय डेट आती है आपको उसकी एंट्री करनी है। कई उदाहरण जब हम करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं, सम्स करते हैं, तो उसमें डेट नहीं देता है और वो सुविधा के लिए आपको 1 2 3 नंबर करके दे देता है। आपको 1 2 3 नंबर भी अगर दिए हैं तो आपको उसी क्रम में एंट्री करनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसा नहीं कि फोर्थ वाली एंट्री हमने पहले कर दी, बिल्कुल नहीं करेंगे आप ऐसा। यानी एक क्रम होता है, एक क्रम किया जाता है, यहां से हमारी शुरुआत होती है। ये इन द बुक्स ऑफ XYZ इज द बिजनेसमैन जर्नल एंट्रीज। डबल एंट्री सिस्टम में आप अपने आप को बिजनेस मान के चलेंगे तभी आप एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो उसकी सबसे अच्छी शुरुआत मैं आपको करता हूं। फिर से क्या जाइए, आप बिजनेस में या बिजनेस है आप। जो हमारी फर्स्ट एंट्री, और मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि सबसे कंफ्यूजिंग एंट्री होती है कि मिस्टर XYZ ने, जिनके आप एंट्रीज कर रहे हैं, 50 लाख से या 10 लाख से, यानी 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। रुक जाइए, 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अगर 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया का मतलब ये होता है कि उसने ये 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, इन्वॉल्व किया, उसको इन्वेस्ट किया। क्या लगाए? 10 लाख रुपीज। अकाउंटेंट के पास पहुंचा, बोले भाई अपन बिजनेस कर रहे हैं, 10 लाख रुपए रखा है, माल खरीदेंगे, बेचेंगे, बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। बोले ठीक है साहब। अब मैंने आपसे बताया था, इसके पहले भी आपको बताया था कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में अगर होते हैं तो उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी बताया था कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको कैश में काउंट किया जा सकता है सिर्फ उसी की एंट्री होती है। कल ही मैंने आपको क्लियर कराया था, बाकी किसी चीज़ की एंट्री नहीं होती है। 10 लाख रुपए उसने जैसे ही बिजनेस में लेकर आया, अकाउंटेंट ने तुरंत उसकी एंट्री कर ली, चूंकि अकाउंटेंट एक्सपर्ट था। क्या चीज़ आई? 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए, डबल एंट्री सिस्टम जो मैंने आपको रूल्स लिखा है उसके हिसाब से बिजनेस में क्या आया? 10 लाख रुपए आया, कैश आया। रूल क्या बोलते हैं रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो वस्तु व्यापार में आया उसको डेबिट करो। मान लीजिए डेट है 1 तारीख है, उसने बिजनेस ने क्या रिसीव किया? कैश रिसीव किया। तो क्या एंट्री बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। क्लियर? इत्मीनान से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हो सकता है किसी को बोरिंग लग रहा है तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो मतलब यह है कि मैं अपने हिसाब से क्या खिला रहा हूं, आप वो खाइए। आप यकीन करेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पलट के नहीं देखना पड़ेगा कि हमने क्या एंट्री की थी या इसके मीनिंग क्या है। अभी बताते बताते आपको 4 चीज़ मैं ऐसी बता चुका जिसको जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में आएगी और पूछा जाता है। इसके पहले भी मैंने आपसे बताया था कि अकाउंट्स जब मैंने किया था, अकाउंटेंसी जिस समय PSC में आती थी तो ये पेपर्स में आता था। इससे हम बहुत 2-4 हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 लाख रुपए से। तो पहली चीज़ मैंने क्या एंट्री की? कैश अकाउंट डेबिट। जो बिजनेस में आता है उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। अब हमको याद आता है कि ये 10 लाख रुपए दिया किसने यार?
व्यापारी ने दिया, व्यापारी ने दिया, बिजनेसमैन ने दिया। जैसे बिजनेसमैन ने दिया हमको ख्याल आता है तो हमको एक और ख्याल आता है कि यार बिजनेस तो बिजनेसमैन का ही है, किसी और का थोड़ी है। तो यहां पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन का नाम आ रहा है, उसका जिक्र हो रहा है, इसलिए बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो गया है इस जगह पे। और पर्सनल अकाउंट का रूल है, जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं हम, क्रेडिट द गिवर लिखा है, अभी कहीं लिखा है आपने, जो देगा उसको क्रेडिट लिखेंगे। लेकिन मैं अगर यहां पे लिख दूंगा कि XYZ से, यानी 2XYZ, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताते चल रहा हूं कि बिजनेस तो बिजनेसमैन का ही है भाई। तो याद रखिए डबल एंट्री सिस्टम में अगर बिजनेसमैन किसी भी प्रकार का कैश, गुड्स, फर्नीचर या कोई भी ऐसी चीज लगाता जो कि बिजनेस के काम की है, तो उसकी टोटल वैल्यू जो कहलाती है, जो रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट होता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने उसको? कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट देने वाला बिजनेसमैन है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिख दूंगा मैं टू कैपिटल इज दैट कैश अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू कैपिटल 10 lakhs। डबल एंट्री सिस्टम का नियम कि जितना डेबिट में होता है उतना ही क्रेडिट में होता है, आपके सामने है। पर्सनल अकाउंट देने वाले को, सॉरी पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करते हैं, जो जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल, हानि या लॉस अगर है तो उसको डेबिट करेंगे, किसी प्रकार का प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट करेंगे। एक कंडीशन मैंने आपको यहाँ की कि बिजनेस स्टार्टेड विथ 10 lakhs। बोलचाल की भाषा में बोलेंगे कि ये जो XYZ हमारे व्यापारी हैं, जिनके फर्म का नाम है XYZ, वो व्यापारी है, उन्हें 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 lakhs रुपीज। अकाउंटेंट एक्सपर्ट हैं हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि बिजनेस में क्या आया। तो उस फर्स्ट रूल को हमने किया कि यार 10 लाख रुपए यानी 10 लाख कैश आया, और कैश जो है वो थिंग है, एक चीज है, एक वस्तु है। 10 लाख रुपए आया तो तुरंत एंट्री कर दिए कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। दिया किसने? बोले XYZ ने। अरे भाई XYZ मत बोलो यार, व्यापारी है वो, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए। चूंकि कैश डेबिट हुआ था, डेबिट वाले कॉलम में मैंने 10 लाख रुपए लिखा, कैपिटल क्रेडिट हुई, क्रेडिट वाले कॉलम में मैंने 10 लाख रुपए लिखा। क्लियर है? एंट्रीज क्लियर? आगे बढ़े थोड़ा सा। जैसी हमने ये एंट्री की तो हमको याद आता है कि इसका एक नरेशन लिखना पड़ता है हमको, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको हल्के में मत लीजिएगा नरेशन, क्योंकि जो एंट्री समझ में नहीं आती और कुछ किसी को समझ में नहीं आया तो नरेशन पढ़ ले भाई। और नरेशन क्या होता है? जो कंडीशन है वही नरेशन होता है यार। तो ये स्टार्ट होता है इंग्लिश में अगर देखें तो ये स्टार्ट होता है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ध्यान से सुनिएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। I repeat again, being business started with cash. Okay? क्लियर? पहली एंट्री सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एंट्री, मत हो जाइए परेशान। बिजनेस में क्या आया? कैश का आना। देने वाला कौन? बिजनेसमैन। बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट का नाम क्या दे दिया हमने? कैपिटल अकाउंट। यहां पे भूल जाइए इस चीज, भूल जाइए मतलब इस चीज को याद रखिए, सॉरी गलत बोल रहा था, इसको याद रखिए कि बिजनेस को कौन रिप्रेजेंट करता है, सॉरी बिजनेसमैन को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल अकाउंट। अगर किसी जगह कैपिटल अकाउंट दिखेगा तो ये मान के चलिए कि कैपिटल बिजनेसमैन की है भाई, किसी और की नहीं है, किसी पड़ोसी की नहीं है, राइट। अब थोड़ा सा धीरे धीरे आगे चलेंगे। सारी कंडीशन आपको अगर यहाँ लिखे तो नहीं बताऊंगा तो मैं आपको ओरली तो बता ही दूंगा, मौखिक तो सारी चीज आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया। रूल्स, तीनों रूल्स के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा रूल फिट बैठ रहा है। अगर मैं सारे पर्सनली कराते चलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सारे रियल कराऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सारे नॉमिनल कराऊंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कंडीशन के हिसाब से हमको सोचना है, धीरे धीरे सोचिए, ठीक है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के साथ में हमको याद आता है कि 10 लाख रुपए तो हमने बिजनेस में लगाया, बेहतरीन। तुरंत दूसरे नंबर की कंडीशन में उसको बोला जाता है जाओ बोले 1 लाख रुपए का माल परचेस करके लाओ। प्लीज़ ध्यान से, 1 लाख रुपए का माल परचेस करके ले आओ। भाई बिजनेस कर रहे हैं, माल को खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। 1 लाख रुपए उन्होंने बोला 1 लाख रुपए का माल परचेस करके लेकर आओ। अलर्ट, माल परचेस करके लेकर आओ। हम गए, 1 लाख रुपए निकाला, हमने माल परचेस करके लेकर आ गए। समझने के लिए सबसे पहले आप इसको समझिए, जैसे ही हमने माल परचेस किया हमको याद आया इसकी एंट्री करनी है। भाई अब इसकी एंट्री करनी तो कैसे करनी है, तो हमको पता चलता है कि परचेज यानी माल आया। इस ट्रांजैक्शन में, इस व्यापारिक व्यवहार में, ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है, व्यापारिक व्यवहार, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इस व्यापारिक व्यवहार में माल का आना और पैसे का जाना हुआ है। माल का आना मतलब हमने परचेज किया, बिजनेस में माल आया और बिजनेस का पैसा गया। रूल क्या बोलता है, जो बिजनेस में आया उसको डेबिट करो, जो बिजनेस से जाए उसको क्रेडिट करो। तो यहां पे माल का आना हुआ, इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश। रुकिएगा, अभी क्या हो जाएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इतना तो क्लियर है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को 1 मिनट रुकना है, कुछ और समझाना है आपको। इतना क्लियर हुआ? मैं वही बताने जा रहा हूं, मैंने आपसे बोला ना कि मैं जब तक क्लियर ना करूं, लेकिन इतना तो क्लियर है कि माल का आना और पैसे का जाना क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक शब्द बताता हूं कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस में जनरली माल का खरीदना, माल का बेचना होता है। माल का खरीदना और माल का बेचना अगर उसमें शामिल है तो याद रखिएगा कि जिस चीज का बिजनेस आप करते हैं, मान लीजिए आप कपड़े के व्यापारी हैं, मान लीजिए आप फर्नीचर के व्यापारी है, मान लीजिए आप कार के डीलर है, ठीक है, आप ट्रक्स के डीलर है, किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर है, जिस चीज का बिजनेस आप करते हैं और उस चीज को अगर खरीदते हैं तो वहां पे परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। आई रिपीट अगेन, जिस चीज का बिजनेस अगर करेगा, जैसे फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर एक माल है, कपड़े वाले के लिए कपड़ा एक माल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एक माल है, कार वाले के लिए कार माल है। शुभ मोटर्स, स्टैंडर्ड मोटर्स चले जाएं या अनमोल हुंडई चले जाएं, उन लोगों के लिए क्या है, वो सिर्फ माल है। अगर आप बोलचाल की भाषा में उनसे बोलेंगे तो बोलेगा माल अभी नहीं आया है, माल नहीं आया बोलेगा। लेकिन अगर आप एक छोटी सी कार खरीद लेते हैं, बड़ी भी कार खरीदते हैं बिजनेस के लिए, अलर्ट हो जाइए, वो आपके लिए गुड्स नहीं है। तो जिस चीज का बिजनेस आप करते हैं अगर उसको खरीदते हैं वो आपका गुड्स कहलाता है। अगर खरीदेंगे तो परचेज शब्द इस्तेमाल करेंगे और उस माल को जब बेचेंगे तो सेल्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोला, परचेज करते समय, सॉरी खरीदते समय परचेज शब्द का और बेचते समय सेल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके लिमिटेशंस हैं। जिस गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एक कपड़े का व्यापारी हूं, कपड़ा खरीदता और बेचता हूं, तो कपड़ा खरीदूंगा तो परचेज शब्द इस्तेमाल करूंगा, बेचूंगा तो सेल शब्द इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मेरे को यार शोरूम भी तो बनाना है, मेरे को फर्नीचर भी परचेज करना है, फर्नीचर भी परचेज करना है, मैंने शब्द बोला, आपने गौर नहीं किया। लेकिन यहां पे फर्नीचर मेरे लिए गुड्स नहीं है। ऐसा माल जो पुनर्विक्रय के लिए खरीदा जाए, ऐसा माल जो रिसेल के लिए खरीदा जाए, वो आपका गुड्स कहलाता है। काय के लिए खरीद रहा, आपका उद्देश्य क्या है, रिसेल करना। कॉपी किताब वालों के लिए, स्टेशनरी वालों के लिए, स्टेशनरी जो परचेज करते हैं वो रिसेल के लिए करते हैं, राइट। कार की एजेंसी वाले क्यों खरीदते हैं कार, रिसेल करने के लिए। लेकिन हम अपने बिजनेस के लिए अगर एक कार खरीद लेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि बिजनेस को आगे बढ़ाए, बिजनेस के सपोर्ट में रहे वो। हम उसको बेचने के उद्देश्य कभी नहीं खरीदते, बेच देते हैं वो अलग बात है, बट वो गुड्स नहीं होती है हमारी। भाई आपका फर्नीचर है, मान लीजिए कपड़े की दुकान का फर्नीचर है, उसको लगा पुराना हो गया यार, दूसरा बनवा लेते हैं, उठा के बेच देता है वो, तो बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बेचने के उद्देश्य से तो खरीदा नहीं था उसने। लेकिन सडन अगर उसको बेचना पड़ा तो बेच सकता है यार, तो उस जगह हम फर्नीचर शब्द इस्तेमाल करेंगे ना, हम गुड्स शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड्स शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस चीज़ को पुनर्विक्रय के लिए, रिसेल के लिए परचेज किया जाता है, उसके लिए हम गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। 1 लाख रुपए का माल हमने परचेज कर लिया,
कितने का माल, 1 लाख रुपए का माल परचेज कर लिया। बहुत छोटी सी एंट्री है, बहुत नॉमिनल एंट्री है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। माल खरीदने के कारण हमारे पास बिजनेस में माल आया और बिजनेस से पैसा गया, तो यहाँ पे तो दोनों रियल अकाउंट हो जा रहे हैं यार। माल भी रियल है और कैश भी रियल है। जो चीज़ बिजनेस में आती है उसको डेबिट करते हैं और जो जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, माल आ रहा है। और जब माल आ रहा है तो उसके लिए एक शब्द अभी बताया था मैंने, क्या लिखते हैं उसको, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इस ट्रांजैक्शन में माल का आना हुआ, पैसे का जाना हुआ। 1 लाख रुपए डेबिट में, तो क्रेडिट में भी 1 लाख रुपए। नरेशन ध्यान से, बीइंग कैश परचेज, ये शब्द अगर आ गया इसका मतलब ये हुआ कि यार बिजनेस के लिए माल ही खरीदा आपने, कुछ और चीज़ नहीं खरीदी है। परचेज शब्द अगर हुआ है इसका मतलब आपने गुड्स से ही परचेज किया है। फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करोगे, कार खरीदोगे तो कार अकाउंट डेबिट करोगे, बिल्डिंग खरीदो तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि माल आया, टू कैश क्योंकि कैश गया। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ जाऊँ मैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। कुछ शब्द मेरे पास नए आ जाते हैं, जैसे मैंने परचेज की डेफिनेशन आपको बता दी, परचेज की डेफिनेशन बता दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे अगर मैं थोड़ा सा डीप में अगर जाना चाहूँ या कुछ चीज़ और आपको परचेज से रिलेटेड बताना चाहूँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब गुड्स हमारे गोडाउन में आ जाता है तभी हम उसकी परचेज की एंट्री करते हैं। इंदौर से कोई माल मंगाया, इंदौर से अगर माल निकला है और आपके गोडाउन तक नहीं पहुंचा तो आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते हैं। जनरल प्रैक्टिस है कि आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स आपको रिसीव ही नहीं हुआ अभी। बिल वाउचर बिल्टी जब उसकी मिल जाएगी, आपका मालिकाना हक उस पर हो जाएगा, हाँ यार अब ये हमारा है, आप बाकायदा उसकी एंट्री कर लीजिएगा। क्लियर। अभी आपको लगेगा ये क्या बताने वाली चीज़ है, यही तो बताने वाली चीज़ है ये तो किताब में भी लिखी हुई है। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी, 1 लाख रुपए हुई। अब हमको याद आता है अचानक कि जो हम बहुत दिन हो गए बिजनेस कर रहे हैं, जो माल खरीदा, चूँकि माल हमने खरीद के लेकर आए हैं, इस खरीदे हुए माल में से हमने 50,000 का माल सेल आउट कर दिया। प्लीज़ केयरफुली, 50,000 रुपये का माल सेल आउट कर दिया, बेच दिया। बेचना खरीदना हमको तो काम ही है ना। अभी अभी मैंने आपसे बताया था कि जिस चीज़ को बेचने के लिए खरीदते हैं यानी परचेज़ करते हैं तो उसको परचेज़ बोला जाता है, और जब उसको उसी चीज़ को हम बेचते हैं तो उसके लिए सेल्स यानी विक्रय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। खरीदते हैं तो परचेज़ और बेचते हैं तो सेल्स। इस घटना में परचेज़ करते समय गुड्स आता है लेकिन सेल करते समय गुड्स जाता है। इतना तो क्लियर है ना भाई, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको जो ऐसी हो कि ये जो बता रहा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मान लीजिए 50,000 रुपये का माल आपने सेल किया। हैवी एंट्री ले जाने के पहले मैं आपको छोटी छोटी सी एंट्री बता दे रहा हूँ ताकि आप उसके साथ में फैमिलियर हो जाएं। हैवी एंट्रीज तो आनी ही आनी है, उसका आप रोक ही नहीं सकते। हैवी एंट्री नहीं होती है, जो एक बार इस रूल को समझ गया उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। आपने सेल कर दिया 50,000 रुपये का माल। भाई इस घटनाक्रम में जैसे ही आपने सेल किया, मतलब आपने कैश सेल किया, नगद बेचा किसी को, इस घटनाक्रम में आपके पास में कैश आया और माल गया। डबल एंट्री सिस्टम के रूल के हिसाब से जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करते हैं और जो जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो चूंकि सेल किया है तो क्या है आपके पास में, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 50,000 रुपए, टू सेल्स कितना हो जाएगा, 50,000। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, कल परसों से एंट्री देखना। हाँ
वो अभी चेक, अभी वो कंडीशन में मत जाओ। मैंने बैंक ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं बताया, मैं बिल्कुल लाइट लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल लाइट, मतलब पॉपकॉर्न से भी ज़्यादा लाइट करना मेरे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं जो फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, और कुछ बिल्कुल नॉन कॉमर्स वाले भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने क्या बोला आपको, कैश अकाउंट डेबिट, चूंकि कैश आया है टू सेल्स, टू सेल्स मतलब माल गया, नरेशन होगा बीइंग कैश सेल्स। यहां पे अंडरस्टूड वाली बात यह है कि माल ही बेचा है भैया, बिजनेस का फर्नीचर उठा के नहीं बेच दिया आपने, क्या बेचा है, माल ही बेचा है। क्लियर हुआ यहां पे। सेल्स विक्रय, कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में, विक्रय कर अधिनियम में विक्रय शब्द की परिभाषा दी हुई है। अब ये नई चीज है आपके लिए, सेल्स शब्द की परिभाषा दी है, डेफिनेशन है। सेल किसको बोलेंगे? सेल बोलने के लिए 2-3 कंडीशन का होना बहुत जरूरी होता है। पहली बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहली बात तो 2 पक्षों का होना, एक पक्ष दूसरा पक्ष, 2 पक्षों का होना। दूसरा माल का होना, माल का होना। भाई मैं फर्नीचर का व्यापारी हूं, आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो चूंकि मैं फर्नीचर का व्यापारी, तो फर्नीचर मेरे लिए माल है, यानी माल का या वस्तु का होना। हवा में नहीं चलता, खरीद लिया बेच दिया वो छोड़ दीजिए। क्या हुआ? सबसे पहले 2 पक्षों का होना, माल का होना। अगली कंडीशन होता है माल का मूल्य होना। मैं बोल दूं ये 4 चेयर मैंने आपको बेच दी, चल नहीं भैया, माल तो है लेकिन उसका मूल्य कहाँ बताया मैंने मूल्य तो उसका कैश बताया ही नहीं ना। 4 चेयर 4,000 रुपए की भाई, हाँ अब ठीक है। 2 पक्षों का होना, माल का होना, माल का मूल्य होना। और जो सबसे बड़ी और सबसे लास्ट इसमें कंडीशन चलती है कि दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति। क्या बोला मैंने आपको? दोनों जो पार्टीज है, दोनों की स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। मैंने पता चला कि मैंने कहा ये 4,000 की जो चेयर है 40,000 में लेके जाओ, गन पॉइंट पे बोल दिया उसको। यहाँ पे ये सेल नहीं हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मजाक में जरूर लग सकता है लेकिन ये बारीकी है, ट्रांजैक्शंस की बारीकी है। 2 पक्ष भी हैं, माल भी है, माल का मूल्य भी है, लेकिन स्वतंत्र सहमति नहीं है, इसलिए सेल की परिभाषा में नहीं आएगा। ठीक है? सोचिए सेल बनाने के लिए, कोई चीज सेल कहलाने के लिए कितने परीक्षणों से गुजरने के बाद सेल कहलाता है वो। ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसका अकाउंटेंसी से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। अगर उसने सेल बोला तो है भैया, और परचेज बोला तो है भैया, खत्म। सेल कब घटित होता है? जब गोडाउन से माल निकल जाता है, हमारे गोडाउन से माल निकल जाएगा, सेल हो जाएगा। और लेकिन याद रखिएगा ये सारी चीजें आपके दायरे में हो रही है। माल का बिजनेस में आना, माल का बिजनेस से जाना, इस चीज पे ध्यान देना। कूद के उस नतीजे पे नहीं पहुंचना, वरुण पहुंचा था जैसे कि साहब अगर हमने परचेज किया तो किसी ने बेचा, अरे हाँ भैया उसने बेचा, उसकी तरफ मत जा यार दादा, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कि वहाँ एंट्री करेंगे? भाई हमने अगर परचेज किया या हमने सेल किया है तो किसी ने परचेज तो किया होगा ना, तो हम सामने वाले के पक्ष को नहीं देखना है, हमको इस चीज़ से कोई मतलब भी नहीं है। हमारे साथ क्या घटना हो रही है ये दायरे में हम अगर देखेंगे तो हम बहुत जल्दी अकाउंटिंग सीख जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अगली कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं। अगली कंडीशन में यहाँ पे देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण और बता दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क वगैरह कुछ अभी नहीं दूंगा, हम सिर्फ डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक कंडीशन वहाँ पे आप पढ़ेंगे किताब लेके, यहाँ पे मैं उसकी एंट्री कराऊंगा, है ना। बहुत ज़्यादा बोरिंग भी नहीं करना अपने को कि सीखने के चक्कर में पता चला कि कुछ बहुत सारा हमने टाइम वेस्ट कर दिया। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, लेकिन हमको ये भी कोशिश करेंगे कि जो बिल्कुल फ्रेशर है वो भी इस चीज़ को समझ जाए कि वास्तव में क्या होता है। मान लीजिए अब यहाँ पे हमको याद आता है कि यार इतना काम तो हम कर रहे हैं, माल का खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको लगता है कि यार अपने बिजनेस में एक फर्नीचर होना चाहिए। उसने 10,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया। कितने का? 10,000 रुपये का फर्नीचर परचेज कर लिया। बिजनेस में लगता है और कंपलसरी यार बिजनेस में होता है। जैसे उसने फर्नीचर खरीदा, हमको याद आया कि उसने फर्नीचर खरीदा और हम फर्नीचर के व्यापारी नहीं हैं। पहली बात तो हम फर्नीचर के व्यापारी नहीं हैं,
हम किसी और चीज़ के व्यापारी है। अगर फर्नीचर के व्यापारी होते तो वो माल खरीदा बोलता, फर्नीचर खरीदा नहीं बोलता। क्या बोलता? गुड्स परचेज किया। क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर हमने खरीदा, बिजनेस में फर्नीचर का आना और पैसे का जाना, तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सुन लीजिए, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश 10,000 डेबिट में एंड 10,000 रुपीज क्रेडिट में। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड या बीइंग फर्नीचर ब्रॉट फॉर कैश, ये भी नरेशन होता है। बीइंग फर्नीचर ब्रॉट फॉर कैश। क्लियर? 2 एंट्री और आपको बताऊंगा, इसके बाद में अपन ओवर करते हैं सेशन को। एक छोटा सा उदाहरण हम और दे देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे माल खरीदा बेचा सब कुछ किया, फर्नीचर भी खरीद लिया, हमने सैलरी पैड की। सैलरी, यार 1 महीना हो गया, सैलरी तो देनी पड़ेगी ना लोगों को। हमने 1,000 रुपये सैलरी पैड किए, सैलरी दी। सैलरी बिजनेस का एक खर्च है जो बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सैलरीड पर्सन आज कोई है, कल कोई और होगा। आज एक्स है, कल वाई होगा, फिर जेड होगा, या एम होगा, या एन होगा, कोई भी हो सकता है। सैलरी हमारे लिए खर्चा है। अगर हमने सैलरी दी, किसी व्यक्ति विशेष को जरूर दी होगी, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता है। बिजनेस का खर्च होने की वजह से मैंने आपको रूल बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम में खर्च को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। कॉलम्स आपके पास में खींचे रखे हैं, कर लेना यार। सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट कीजिए। सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज टू कैश। ये भी एक कंफ्यूजन किसी ने क्रिएट किया था। सैलरी पैड की, तो सैलरी पैड करने में क्या करेंगे? कैश देंगे ना भाई। तो चूंकि एक्सपेंस है इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? अगर हम वेजेस पैड करते, नेचुरल वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पैड करते, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन हम थोड़ी सी देख लेते हैं। एक लास्ट कंडीशन, खत्म नहीं करेंगे लेकिन एक लास्ट कंडीशन और देख लीजिए कि बंदे को कमीशन मिला, बिजनेस को कमीशन मिला, किसी चीज का कमीशन रिसीव हुआ उसको 500 रुपीज। किसी अच्छा काम किया होगा, कुछ किसी को माल वाल बेच दिया होगा, या कोई भी ऐसा काम किया जिसके कारण उसको कमीशन रिसीव हुआ। जैसे ही उसको कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं कि लाल लाल या गुलाबी कलर की कोई चीज़ है वो आ रही है। कमीशन रिसीव हुआ मतलब पैसा मिला है यार। क्या मिला? पैसा मिला। यानी बिजनेस में पैसे का आना हुआ। कहाँ से आया? कमीशन से आया यार। कमीशन का मिलना हमारे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट। रट्टा मार लेना कल, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। बहुत नॉर्मल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 500 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड। दैट्स इट, हो गई एंट्री। नहीं बताऊंगा अभी बैंक ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन जिस समय बैंक बुक लिखेंगे ना उस समय बैंक ट्रांजैक्शन बताऊंगा। अभी बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा आपको। सिर्फ उतना ही डोज दूंगा जितने ड्रॉप बोला है डॉक्टर ने, उतने ही ड्रॉप दूंगा मैं आपको। ज़्यादा ड्रॉप नहीं करूंगा मैं। अभी 2 ड्रॉप में काम चल रहा है तो 2 ही ड्रॉप लीजिए। होइए ना फैमिली यार। 1-2 दिन बाद जैसे ही हमको लगेगा हाँ यार अब आने लगा है, फिर डिस्काउंट की मिक्स एंट्री, ये एंट्री वो एंट्री सारी करेंगे। करना तो हमको ही है ना। कोई नए सिरे से कोई व्यक्ति तो आएगा नहीं। क्लियर? कमीशन रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। मान लो किसी से डिस्काउंट रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, राइट।
यहाँ पे थोड़ी सी 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, थोड़ा सा बार बार उसको रिपीट कीजिए। गुड्स के बारे में, परचेज के बारे में, सेल के बारे में, कैपिटल के बारे में, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती, कैसी बन रही, कहाँ से बन रही है। और कैपिटल की बात जहाँ तक आती है तो नॉट ओनली कैश डिस्कस कर रहा हूँ, ये कल एंट्रीज में अपन इसको इन्वॉल्व करेंगे। डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसके पास में बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसके पास एक बिल्डिंग भी पड़ी हुई है, उसके पास कैश पड़ा है, ठीक है, और उसके पास बैंक में डिपॉजिट है। ये सारी चीज़ को इकट्ठा करके वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। क्या क्या है? उसके पास गुड्स भी है, उसके पास कैश भी है, फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी है, बैंक में डिपॉजिट भी है और कैश भी ला रहा है। ये सारी चीज़ें ला सकता है। ये सारी चीज़ें मिला के क्या कहलाती है? उसकी कैपिटल कहलाती है। पहली बात तो ये बता दूं कि उसकी कैपिटल कहलाएगी। सिर्फ कैश का होना कैपिटल नहीं होती है, कैश का होना कैपिटल नहीं होता है। अगर कोई अपनी एसेट अगर लेकर आ रहा है, एसेट यानी ऐसी चीज़, वस्तु लेकर आ रहा है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगी। इस एंट्री के बारे में अपन कल बात करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था, मेरे को जस्ट ख्याल में आया था कि वो कैश भी ला सकता है, फर्नीचर भी ला सकता है, गुड्स भी ला सकता है, वो कोई भी चीज़ ला के बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। हाँ, यहीं पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर वो बंदा बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आई रिपीट कि बैंक से लोन लेके अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे अलर्ट हो जाइए कि बिजनेस में पैसा तो आएगा लेकिन अब कैपिटल अकाउंट से नहीं आएगा, अब आएगा बैंक लोन अकाउंट से। ठीक है, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उसके लिए लोन है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन एंट्री हो जाएगी, नॉट कैपिटल। ठीक है, मान लीजिए उसने राहुल से उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश तो आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट तो करेंगे, लेकिन दिया किसने है? राहुल ने। तो राहुल्स लोन अकाउंट, राहुल्स लोन अकाउंट, वो लिखता है कि उन्होंने अपने अंकल से उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया, अंकल से लोन लेके, यानी अंकल को वापस करना है। कैश अकाउंट डेबिट, अंकल्स लोन अकाउंट, दैट्स इट, खत्म कीजिए। तो हमको यहाँ पे इतना अलर्ट रहना है कि सारे पैसे के लेन देन की रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड करना है, उसको जर्नल में करना है, लेज़र में करना है, इसको समराइज करना है। और समराइज करने का काम होता है फाइनल अकाउंट्स में, जिसमें हम पूरा निचोड़ निकालते हैं। ओके गाइस, आई थिंक एनफ फॉर टुडे। करेंगे, हमको समय लगने वाला समय भी आएगा, लेकिन अभी नहीं, आराम से करते हैं हम। ठीक है, चलेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑफिस से सभी लोग प्राप्त आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। करिए, इसको इंटरेस्टिंग बनाइए। एक समय था, मैं आपके साथ में अपना एक शेयर करते चल रहा हूँ। छिंदवाड़ा में जब मैं पढ़ाया करता था, तो हमारे एक दुबे आंटी होती थी, उनके बच्चे मेरे पास पढ़े हैं, बिटिया पढ़ी है। मैं बहुत थक जाया करता था यार, थक जाया करता था, बिल्कुल पजल हो जाता था पढ़ाते पढ़ाते, एनर्जी बहुत लगती है। तो मैंने एक दिन उनसे डिस्कस किया कि आंटी ऐसा होता है कि मैं थक जाता हूँ आंटी, बहुत बुरी तरह। तो सोचिए, मतलब एक्सपीरियंस कहाँ पे काम आता है। उन्होंने बोली, बेटा होता क्या है कि जब तुम पढ़ाते हो तो उसको काम के जैसे करते हो, उसको एंजॉय करना सीखो। जिस समय तुम उसको एंजॉय करने लगोगे तुम नहीं थकोगे। और वो दिन है और आज का दिन है, अब नहीं थकता, कम से कम पढ़ाते समय तो नहीं थकता। ओके, चलिए और करते हैं, कल मिलते हैं, कल मुलाकात होती है।